Hello students and welcome back to our YouTube channel Vidyam Tutorials. I am Anshita Jindal, a graduate from Shriram College of Commerce, New Delhi और हम आपको करवाने वाले हैं CUT 2025 के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हमारे इसी YouTube चैनल पे। तो पूरे के पूरे सिलेबस के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिविजन वीडियो प्लस MCQ वीडियो इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो अगर आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को, बट आई ट्राई में सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट मैनर में सबसे ज्यादा आसान तरीके से तुम्हें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाने वाली हूँ। इससे आसान तरीके से और तुम्हें कहीं समझ नहीं आएगा, किसी पेड कोर्स में, किसी चीज में नहीं। मैं सबसे इजीएस्ट तरीके से तुम्हें पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर आज वन शॉट में इसी वीडियो में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो फटाफट से हमारी क्लास को करते हैं स्टार्ट विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अभी तक मैंने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हें डिमांड सप्लाई करवा दिया है, उसका इलास्टिसिटी करवा दिया है और चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा इंट्रोडक्शन वाला वो भी करवा दिया है। आज हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म। कल इसके एमसीक्यूज भी आपको देखने को हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो, कंज्यूमर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो मेरे किसी भी सामान को, मेरे अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, वो मेरा सामान नॉट जस्ट खरीद रहा है बल्कि मेरे सामान को यूज कर रहा है। ठीक है, अगर मैं एक सेलर हूं, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, तो मैं कौन बोलूंगी कि कौन मेरा कंज्यूमर है? नॉट जस्ट समवन जो खरीद रहा है। खरीद तो कोई भी सकता है, खरीद तुम्हारे मम्मी पापा सकते हैं, पर अगर तुम यूज कर रहे हो तो मेरा कंज्यूमर कौन है? तुम। तो कंज्यूमर कौन है? जो कोई सामान को यूज करता है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, टेक्निकली देखो, इंग्लिश में इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। इंग्लिश में इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। देखो, तुम में से बहुत सारे बच्चे में से पीडीएफ मांगते हो आफ्टर द क्लास। बेटा पीडीएफ नहीं, तुमसे जितना मैं लिखवा रही हूँ सारी चीजें साथ साथ नोट डाउन करते रहो, नोट्स बनाते रहो, क्योंकि देखो मैं भी किसी पीडीएफ से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सारी चीजें खुद लिख के पढ़ा रही हूँ। तो हर चीज के साथ नोट्स बनाते रहो। जरूरी नहीं है कि वीडियो को 2x पे सुनना है, आराम से सुनो, साथ साथ लिखते रहो, समझते रहो, नोट्स बनाते रहो, याद करते रहो, तभी आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा 2x पे सुन लिया और फिर बाद में जाके भूल गए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कंज्यूमर कौन होगा? जो मेरे सामान को यूज कर रहा है। और इक्विलिब्रियम क्या होती है? एक स्टेट ऑफ रेस्ट होती है, यानी कि मैं कंज्यूमर की स्टेट ऑफ रेस्ट ढूंढ रही हूँ। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा एक पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कंज्यूमर विल स्टॉप, कंज्यूमर रेस्ट लेना चाहेगा। कंज्यूमर बोलेगा आई विल स्टॉप, आई विल नॉट बाय एनी मोर, आई विल नॉट बाय एनी मोर, मैं इसके बाद और आगे कोई भी खरीदारी नहीं करना चाहूंगा। देखो, स्टेट ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है कि जहां पे तुम रुकना चाहते हो कि अब मैं बस यहाँ पे रेस्ट मोड में हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, आगे पीछे नहीं, कहीं भी आना जाना चाहता, मैं रुकना चाहता हूँ। रुकना चाहता हूँ मतलब कंज्यूमर क्या बोलेगा? मैं और नहीं खरीदना चाहता हूँ। तो मैं कंज्यूमर का एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगी जिस पॉइंट पे आके मेरा कंज्यूमर बोले कि अब मैं और नहीं खरीदूंगा। देखो, एक प्रोड्यूसर के लिए, एक इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है ये समझना, ताकि हम कंज्यूमर की डिमांड फाइंड आउट कर सके, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सके कि कोई भी कंज्यूमर कितना सामान खरीद सकता है और किस रेट पे खरीद सकता है। ठीक है, तो उसी चीज को ढूंढने के लिए हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को ढूंढते हैं। टेक्निकली हम कैसे ढूंढेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम? कैसे ढूंढेंगे कि कहाँ पे आके कंज्यूमर रुकेगा? कंज्यूमर वहां पे रुकेगा जहां पे उसको जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी अपनी गिवन इनकम से। कंज्यूमर वहां पे रुकेगा जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसा पॉइंट आया जहां पे कंज्यूमर बोल रहे हैं अरे अब तो मेरी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो गई, अब मुझे इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन और मिल ही नहीं सकती, तो जिस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी उस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगी? कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोल दूंगी। ठीक है जी, समझ आ रही है सारी चीजें? अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ढूंढने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो ये ढूंढ लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में देखो, सेटिस्फैक्शन जो वर्ड है, सेटिस्फैक्शन वर्ड हम कहीं भी यूज नहीं करते। सेटिस्फैक्शन के लिए हम एक नया वर्ड लेके आते हैं, जो वर्ड क्या होता है मेरा? यूटिलिटी। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि जहां पे कंज्यूमर की मैक्सिमम यूटिलिटी हो जाएगी वहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, कौन सी यूटिलिटी मैक्सिमम करनी है? टोटल यूटिलिटी। जितनी भी कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी होती है, जब वो मैक्सिमम हो जाती है तो फिर हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब मैं बार बार यूटिलिटी वर्ड आगे से यूज करने वाली हूँ, पर तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं, अरे ये क्या आ गया। यूटिलिटी का सिंपल मतलब है सेटिस्फैक्शन। जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी वहां पे उसको क्या मिल रही है? मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है, और वहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है जी, अब ये जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी से रिलेटेड ना पहले एक सिंपल सी बात समझो। यूटिलिटी से रिलेटेड एक सिंपल सी बात समझो, तुम्हारे सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड एक सिंपल बात है जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो कि हर एक इंसान के साथ बिल्कुल सेम तरीके से होती है। तो यहाँ पे पहले एक सिंपल सी कहानी समझो। देखो, तुम्हारे साथ लाइफ में ना हमेशा कभी ना कभी ये चीज होती होगी कि तुम्हें अगर कोई चीज पसंद आ जाए, ठीक है, तुम्हें शुरू शुरू में ऐसा होगा कि मम्मी मुझे तो यही लेना है, मैं तो यही चाहता हूं, मैं तो यही खाऊंगा, यही अच्छा लगेगा। बट
बट एक पॉइंट के बाद तुम उस चीज से बोर होने लग जाते हो और फिर तुम उस चीज को यूज करना छोड़ देते हो, ठीक है। तुम बचपन से कभी भी अपनी साइकोलॉजी को जो है सोचना, बचपन में बच्चे क्या करते हैं, हमें एक बार किसी के पास एक बैग दिख गया, एक पेन दिख गया, एक ज्योमेट्री बॉक्स दिख गया, तो बच्चे रोने लग जाते हैं कि मुझे एग्जैक्टली वही चीज चाहिए। जब मम्मी पापा वो दिला देते हैं तो बच्चा 2 दिन 4 दिन उसमें खुश होता है, फिर वो बच्चा उससे बोर हो जाता है और बच्चा अब नई कोई डिमांड करने लग जाता है। यही चीज टॉयज के साथ होती है कि बच्चे पहले तो रोने लग जाते हैं यही वाला टॉय चाहिए, फिर 2 दिन 4 दिन उस टॉय के साथ खेलते हैं, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं कि अब मुझे ये टॉय चाहिए ही नहीं, फिर वो चाहे कूड़े में गिर दे, फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा बच्चे को कि मेरा टॉय कूड़े में क्यों चला गया, ठीक है ना। तो इनिशियली हमें कोई चीज बहुत फैसिनेट करते हैं, इनिशियली हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन जब हमें वो चीज मिल जाती है तो धीरे धीरे हम उससे बोर होने लग जाते हैं, हमारा उससे दिल भरने लग जाता है और एक पॉइंट पे आके बोलते हैं कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बट अगर फिर भी वो चीज तुम्हारे ऊपर थोपी जाए, ठीक है, अब सोचो तुम कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही है और तुम्हें अगर वो चीज मिल रही है तो तुम खुश हो जाओगे, लेकिन कोई चीज तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है और फिर भी वो चीज तुम्हारे ऊपर थोपी जाएगी तो तुम उस चीज को उल्टा और ज्यादा हेट करने लग जाओगे। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इनिशियली जब कोई चीज तुम्हारे पास नहीं होती, ठीक है, वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें हिंदी में पता हो, हम कहावत बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जो चीज हमसे दूर होती है हमें वो चीज बहुत अच्छी लगती है। धीरे धीरे जब चीज हमारे पास आने लग जाती है, जब हम उसको यूज करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे हम उससे बोर होने लग जाते हैं, हमारा दिल भरने लग जाता है, फिर हम उसको यूज नहीं करना चाहते हैं एंड हम अपनी कंजम्पशन स्टॉप करना चाहते हैं। बट फिर भी अगर वो हमारे ऊपर थोपी जाएगी तो हम उस चीज को उल्टा हेट करने लग जाएंगे, ठीक है। इसीलिए तुम देखते हो लाइफ में बहुत सारी चीजों के साथ ऐसा होता है, इनफैक्ट ये चीज बोली भी जाती है कि अपने पास जो है हम उसकी कदर करते नहीं है, जो दूसरे के पास है वो तो बहुत अच्छा लगता है, पर जो चीज खुद के पास है कभी उसकी कदर कर लो, अपनी कदर जो भी हमारे पास चीज होती है उसकी कदर हम करते नहीं है, ठीक है। चाहे तुम खाने के बारे में, टॉयज के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, हर चीज के ऊपर ये चीज लागू होती है कि जो चीज हमारे को मिल जाती है उसकी कदर होनी कम हो जाती है। एग्जैक्टली यही चीज मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने वाली हूँ कि जैसे जैसे किसी चीज की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाती है तुम्हारे पास, ठीक है, कोई भी चीज अगर ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती जाती है, ठीक है, उस चीज से मिलने वाली तुम्हारी जो सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन माने उस चीज से मिलने वाली जो तुम्हारी यूटिलिटी है, वो टाइम के साथ साथ विद मोर एंड मोर नंबर ऑफ यूनिट्स वो कम होती चली जाती है। यही बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, मैं इसको टेक्निकल वर्ड्स में यहाँ पे लिखूंगी तो वो इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस बन जाता है, चैप्टर बन जाता है, पर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जब तक कोई चीज हमें मिलती नहीं है तब तक हमें वो अच्छी लगती है, जैसे जैसे वो हमें मिलने लग जाती है धीरे धीरे हम उससे बोर होने लग जाते हैं, एक पॉइंट पे आके मैं बोलती हूँ अब मुझे नहीं चाहिए और फिर भी अगर वो मेरे ऊपर थोपी गई तो मैं उसको हेट करने लग जाऊंगी, बस इतनी सी बात है। तो इसी चीज को देखो मैं यहाँ पे कैसे बोलती हूँ, इसी चीज के लिए मैंने यहाँ पे मेरा क्या बनाया हुआ है, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने बनाया है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, तुम्हारी ऑब्वियसली पसंद जो है उसके टुवर्ड्स कम होती जा रही है। डिमिनिशिंग यूटिलिटी, यूटिलिटी यानी कि हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होती रहती है, लेकिन कौन सी यूटिलिटी, मार्जिनल। मैंने एक इसमें और बीच में वर्ड ऐड किया है मार्जिनल, ठीक है, इसका क्या मतलब है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, ठीक है, इसका क्या मतलब है देखो एक एक करके समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यूनिट्स लगा लो किसी भी चीज के, लेट्स से तुम्हें फोन चाहिए, फ्रूट्स चाहिए या कोई भी एनी सिंगल थिंग जो भी तुम्हें चाहिए, इनिशियली जब वो तुम्हें मिलेगी, शुरू में सिर्फ एक ही यूनिट मिलेगा तो तुम्हें वो बहुत अच्छी लगेगी, उससे तुम्हें ना बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है, लेट्स से उससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल रही है 10 की, ठीक है, लेकिन अगर वही चीज मैं तुम्हें बार बार देने लग जाऊं, सेकेंड यूनिट दे दूं, थर्ड यूनिट दे दूं, फोर्थ यूनिट दे दूं, फिफ्थ यूनिट दे दूं, सिक्स्थ यूनिट दे दूं, तो धीरे धीरे जब वो चीज तुम्हें ज्यादा मिलेगी उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उससे मिलने वाली खुशी, तुम्हें सेटिस्फैक्शन तुम्हारी कम होती चली जाएगी। यहाँ पे जो यूटिलिटी की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैं बात करती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि पहले यूनिट से कितना मिला, दूसरे से कितना मिला, मतलब कि एक पर्टिकुलर एडिशनल यूनिट जब मैंने तुम्हें दिया, जब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट तुम्हें दिया तो उसकी वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा कितनी यूटिलिटी मिली, वो होती है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे बोला, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। कौन सी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट से तुम्हें कितनी मिल रही है वो यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ये 10 से मेरी 8 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके 0 हो जाएगी कि अब मुझे प्रोडक्ट और चाहिए ही नहीं। अगर फिर भी वो तुम्हारे ऊपर वो प्रोडक्ट थोपा जाएगा तो तुम्हारी यूटिलिटी नेगेटिव में हो जाएगी, अब तुम उसको हेट करने लग जाओगे। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ये हो गया मैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसी की बेसिस पे मैंने यहाँ पे लॉ बनाया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो ये बोलता है कि एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जितनी एडिशनल यूटिलिटी मुझे मिल रही है वो कम होती चली जाएगी विद एवरी
सिंगल यूनिट। जितने ज्यादा यूनिट मैं बढ़ाती चली जाऊंगी, हर यूनिट से मिलने वाली मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। एक पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगी और एक पॉइंट के बाद वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यही है मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मैं प्लीज तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, मैं जितना लिखवा रही हूँ, जितना बता रही हूँ, साथ साथ नोट्स बनाते चले जाओ। और वीडियो खत्म करते ही कहीं नहीं जाना, हार्डली 1 घंटे की वीडियो होगी, उससे कम की बनाऊंगी। 1 घंटे की वीडियो के बाद चुपचाप अपनी बुक लेके बैठ जाना, हर चीज की डेफिनेशन, हर चीज को अच्छे से बुक से रीड कर लेना, याद कर लेना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है। चाहे तो अभी बुक लेके बैठ जाओ, जहां पर मैं ये करा रही हूँ साइड में डेफिनेशन लिखने लग जाओ। ठीक है, सिर्फ लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होने वाला, चाहे 10 टीचर्स के लेक्चर सुन लेना, आई कैन गारंटी कोई टीचर तुम्हें नंबर नहीं लाके दे सकता जब तक तुम बुक खोल के नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम नोट्स नहीं बनाओगे। मेरे से लिख के ले लेना, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रही है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। अगर मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूं तो उसका क्या हाल होगा। देखो, टोटल का मतलब क्या होता है कि सभी यूनिट्स का मिला के मुझे टोटल कितना मिला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ मुझे सेकेंड यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली, तो सेकेंड यूनिट से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 8। लेकिन अगर मैं बोलूं मुझे टोटल 2 यूनिट्स से कितनी मिली, तो वो कितनी मिली, 8 + 10 दैट इज 18। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटीज का सम होता है। मार्जिनल यूटिलिटी होता है एक इंडिविजुअल यूनिट से कितनी मिली, और टोटल यूटिलिटी होता है कि जितने भी यूनिट्स का पूछ रहे हो उन सबकी एमयू का सम टोटल कितना है। यानी कि पहले यूनिट पे तो 10 ही होगा, दूसरे पे कितना होगा, 10 + 8 18, तीसरे पे कितना होगा, 18 + 6 24। ठीक है, फिर कितना होगा, +4 28, +2 30, +0 30, -2 28। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकाली जाती है, टोटल यूटिलिटी निकाली जाती है एज अ सम टोटल ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज। टोटल कैसे निकाली जाती है, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। तो अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो ये निकल के आ जाएगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये निकल के आ जाएगा, समझ रहे हो। मैं इसको प्लस करूंगी तो ये आ जाएगा, एलएचएस आरएचएस खेल रही हूं मैं, और कुछ नहीं कर रही हूँ। इसको प्लस करूंगी तो ये आएगा, तो इसको माइनस करूंगी तो ये आ जाएगा, सिंपल। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहती हूँ, किसी एक एन यूनिट की एमयू निकालना चाहती हूँ, मैं क्या करूंगी, उसकी टीयू को उससे पहले वाले टीयू उसके पहले वाले यूनिट के टीयू से माइनस कर दूंगी। यानी कि अगर मुझे 5th यूनिट का एमयू निकालना है, मैं 5th यूनिट के टीयू को 5 - 1 यानी कि 4th यूनिट की टीयू से माइनस कर दूंगी। तो मेरा 5th यूनिट का एमयू कितना आएगा, 5th यूनिट का टीयू विच इज 30 माइनस 4th यूनिट का टीयू विच इज 28। ठीक है, 5th वाले का 30 माइनस 4th वाले का 28। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2, जो कि मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 दिख रहा है। तो अगर मैं एमयू को प्लस कर दूं टीयू आएगा, टीयू को माइनस करती जाऊं तो मेरा एमयू आ जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला होता है एमयू को फाइंड आउट करने का। और जस्ट इसी बेसिस पे बेटा जी हमने क्या बनाया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनाया है, जो ये बोलता है विद एवरी सक्सेसिव यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड गोज ऑन डिमिनिशिंग, गोज ऑन डिक्लाइनिंग। ठीक है, यहीं पे बेटा, यहीं पे इसी टेबल में से देखो, मैं एक चीज ये देख सकती हूँ, मैं रिलेशन बना सकती हूँ टीयू और एमयू के बीच का, कि जब तक मेरा एमयू बढ़ रहा है तब तक मेरा टीयू क्या होगा, सॉरी जब तक मेरा एमयू, सॉरी नॉट बढ़ रहा है, जब तक मेरा जो एमयू है वो पॉजिटिव है, जब तक मेरा एमयू जो है वो पॉजिटिव है तब तक मेरा टीयू बढ़ रहा है। जैसे ही मेरा एमयू 0 होगा तब मेरा टीयू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे ही मेरा एमयू नेगेटिव चला जाएगा तब तक मेरा टीयू जो है उस टाइम पे गिरने लग जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें बताए रिलेशंस, मैंने तुम्हें बताए रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच क्या रिलेशन होता है। तुम टेबल से भी देख सकते हो, मैं क्या तुम्हें लिख के भी बता रही हूँ कि एज लॉन्ग एज, तुम कैसे इसको लिखने वाले हो, एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। क्या लिखोगे, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। फिर लिखोगे when mu becomes 0, जैसे ही mu 0 हो जाता है तो tu क्या हो जाता है, tu मैक्सिमम हो जाता है। और जैसे ही mu becomes नेगेटिव, जैसे ही mu नेगेटिव बन जाता है तो tu क्या होने लग जाता है, tu starts declining, टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ठीक है, देखो मैं तुम्हें कुछ भी अलग नहीं बता रही हूँ, मैंने बस तुम्हें एक कहानी सुनाई है कि जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी यूटिलिटी कम हो जाएगी। मैंने एक कहानी सुनाई है कि दूर की चीज अच्छी लगेगी, तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हारा बोर होने लग जाओगे, दिल भरने लग जाएगा, छोड़ दोगे और फिर हेट करने लग जाओगे। उसी से मैंने लॉ बना दिया, उसी से मैंने टेबल बना दिया, उसी से मैंने रिलेशन बना दिया, उसी से अब मैं क्या बना दूंगी, डायग्राम यानी कि कर्व्स यानी कि ग्राफ बना दूंगी। अब उसी से मैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, देखो क्या करने वाली हूं मैं,
सेम जो मैंने ऊपर रिलेशन बताए हैं, सेम उन्हीं रिलेशंस की मदद से अब मैं यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाऊंगी। देखो जो मैं ग्राफ बनाऊंगी, ऊपर टीयू का बनाऊंगी, उसके एग्जैक्टली नीचे मैं एमयू का बनाऊंगी, ठीक है। अब तुम ये देखो, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें एक एक नंबर यहाँ पे प्लॉट करके दिखाऊं, ठीक है। तुम लोग ने 11th कर लिया है, 12th कर लिया है, तुम लोग को बहुत कुछ आता है अब तक। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि अब तुम्हें एक एक जो है नंबर यहाँ पे प्लॉट करके दिखाया जाए कि देखो भाई ये 10 है, 20 है, 0 है, 2 है। नहीं, अब तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा। अब तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा कि पहले एमयू पॉजिटिव है, पर एमयू क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, पर पॉजिटिव है। फिर एमयू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर मेरा एमयू क्या है, सीधा नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो मेरा टीयू है, ठीक है, टीयू क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर टीयू मैक्सिमम हो रहा है, और फिर मेरा जो टीयू है वो गिर रहा है, ठीक है जी। अब तुम्हें खुद से बनाकर देखना चाहिए कि ग्राफ कैसा होना चाहिए। एमयू पॉजिटिव है पर डिक्लाइन कर रहा है, तो अगर ये वाला ग्राफ जो है ये मेरा एमयू का ग्राफ है, अगर ये वाला ग्राफ जो है ये मेरा टीयू का ग्राफ है, तो मुझे खुद से समझ आना चाहिए कि एमयू तो गिर ही रहा है, जो चीज गिर रही है उसका ग्राफ कैसा होगा, जो चीज डिक्लाइन हो रही है उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ऊपर जाता हुआ ग्राफ होगा, नहीं, जो चीज गिर रही है उसका ग्राफ ऑब्वियसली नीचे आता हुआ ग्राफ होगा, तो इसका ग्राफ मैं नीचे आता हुआ बना देती हूँ, हो गया। फिर वो एक पॉइंट पे 0 हो जाएगी, जब वो 0 होगी तो मैं उसको एक्स एक्सिस पे टच कर सकती हूँ, हो गया। फिर वो एक पॉइंट पे नेगेटिव होगा तो मैं उसको नेगेटिव ले जाती हूँ। समझ आ रही है, तुम्हें समझ आ ही रहा होगा कि एक्स एक्सिस के नीचे जो है यहाँ पे नेगेटिव का वाई एक्सिस होता है, वाई डैश होता है, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या किया है, हमें खुद ही समझ आना चाहिए कि एमयू डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो गई, बट पॉजिटिव में 0 है, 0 कर दिया, एक्स एक्सिस को टच कर दिया, फिर नेगेटिव कर दिया, सिंपल बात। अब एग्जैक्टली जहां पे mu 0 है, एग्जैक्टली जहां पे mu 0 है वहां पे tu अपनी चाल बदलेगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा मेरा ग्राफ, आप लोग प्रॉपर पेंसिल से बना सकते हो, स्केल से बना सकते हो, ठीक है। जहां पे मेरा mu जो है वो 0 है, एग्जैक्टली वहां पे tu अपनी करवट बदलेगा, अपनी चाल बदलेगा। इससे पहले tu क्या हो रहा है, tu बढ़ रहा है, मैं tu को बढ़ा देती हूँ। इस पॉइंट पे tu क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, मैं इसको मैक्सिमम कर देती हूँ। इसके बाद tu क्या हो रहा है, गिर रहा है, मैं इसको गिरा देती हूँ। बताओ कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा गोल कर देना, ठीक है, यहाँ से। तो पहले टीयू मेरा बढ़ रहा है, यहाँ पे इस एरिया में मेरा टीयू जो है वो लगातार बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे मेरा टीयू मैक्सिमम हो रहा है, इस पॉइंट के बाद टीयू डिक्लाइन हो रहा है। बताओ, हमें बस सेम चीज मैंने तुम्हें पहले समझाई है, डायग्राम बनाया है, लॉ बनाया है, रिलेशन बनाया है, टेबल बनाया है, सब कुछ सेम चीज करनी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें बस उसी के बेसिस पे सेम चीज करनी है, और जल्दी जल्दी करनी है, बिकॉज इट्स माई सीओईटी। तो तुम एक एक नंबर प्लॉट करके नहीं देख सकते, तुम्हें अपने आप से समझना होगा कि अरे इंक्रीज का मतलब ये, मैक्सिमम मतलब ये, डिक्लाइन का मतलब ये, तुम्हें अपने आप से चीज समझनी होगी, क्योंकि सीओईटी में तुम नंबर्स प्लॉट करके नहीं देख सकते, यू हैव टू डू इट क्विकली, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे, जो यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। लेकिन इसके कुछ एक अजम्पशंस हैं, जिन अजम्पशंस के बेसिस के ऊपर ये लॉ बना हुआ है, इनके कुछ एक अजम्पशंस है। क्या है अजम्पशंस है ऑफ लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ का कुछ एक अजम्पशंस है, ठीक है। पहला अजम्पशन देखो मेरा क्या बोलता है, हमारा पहला अजम्पशन बोलता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। पहला असम्पशन मेरा क्या बोलता है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये क्या बोल रहा है कि हम जो अपनी यूटिलिटी है उसको कार्डिनली मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हम नंबर्स के टर्म्स में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही बेसलेस सा असम्पशन है, बट यही एक सिंगल असम्पशन बेसिस है हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर का, पूरे के पूरे लॉ का, पूरी की पूरी एनालिसिस का। एक ही चीज जो है वो बेसिस है, क्या कि हम जो अपनी यूटिलिटी का मतलब क्या था, सेटिस्फैक्शन, उसको नंबर्स के फॉर्म में जो है कार्डिनली मेजर कर सकते हैं। और इसका जो यूनिट होता है मेजरमेंट का, जो इसका यूनिट होता है, इसका मेजरमेंट का यूनिट क्या होता है, यूटिल्स, UTILS। इसका मेजरमेंट का यूनिट क्या होता है, यूटिल्स। तो क्या बोला है, देखो हमें ये जो लॉ था, हमें ये जो एनालिसिस था पूरा यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको मैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलती हूँ, ये हमें किसने दिया था, ये हमें दिया था मार्शल ने। ये हमें किसने दिया था, मार्शल ने। और मार्शल ने बोला था कि ना तुम जो अपनी यूटिलिटी है ना, तुम उसको ना नंबर्स की फॉर्म में ना मेजर कर सकते हो। हम ऐसा अजम्पशन अगर ले लें, और कौन से यूनिट में मेजर करोगे, यूटिल्स में, उस अजम्पशन के बेसिस पे हम ये पूरा एनालिसिस बना देंगे। देखो टेक्निकली सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मम्मी पूछेगी बेटा तुम्हें एप्पल ज्यादा अच्छा लगता है या मैंगो ज्यादा अच्छा लगता है, तुम क्या खरीदना चाहते हो, तुम क्या खाना चाहते हो, ठीक है। क्या तुम ये बोलोगे कि मम्मी मैं एप्पल को 10 नंबर दे रहा हूँ, ऑरेंज को, मैंगो को 8 नंबर दे रहा हूँ, तो एप्पल जीत गया तो एप्पल खरीद लो, क्या तुम ऐसे बोलोगे, जी नहीं,
हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, मम्मी मुझे एप्पल ज्यादा मीठा लगता है, या एप्पल की क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगती है, या फिर वॉट एवर चीजें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैंगो ऐसा लगता है तो इसलिए एप्पल खरीदो। तुम हमेशा कंपैरिजन करते हो कि एप्पल इज बेटर देन ऑरेंज देन मैंगो। तुम कभी भी नंबर्स नहीं देते हो कि एप्पल को 10 नंबर दे दिए, ऑरेंज को 8 नंबर दे दिए तो एप्पल जीत गया तो एप्पल खरीद दिया। जी नहीं, वी नेवर डू दैट, ठीक है। विच इज वाई हिक्स ने आके बाद में जो है एक और इकोनॉमिस्ट ने आके इसको पूरी तरह गलत भी ठहराया था। तो मार्शल ने क्या बोला कि ना हम नंबर्स की फॉर्म में यूटिलिटी को मेजर करते हैं और उसके बेसिस पे पूरा उसने एनालिसिस बना दिया। इसी को बोला है कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। एंड तुम देखो मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, मैं यहाँ पे यही तो कर रही हूँ, तुम्हारी एमयू को टीयू को नंबर्स की फॉर्म में मेजर ही तो कर रही हूँ। अगर मैं नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर पाती, तुम्हारा पूरे का पूरा चैप्टर जो है ये बन ही नहीं पाता, ये पूरे का पूरा जो एनालिसिस है ये कभी बन ही नहीं पाता अगर मैं नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं करती, ठीक है। बट अभी के लिए मेरा यही अजम्पशन है कि हम नंबर्स की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे जो मेरा अजम्पशन आते हैं, 3-4 अजम्पशन है वो मेरे ना कंजम्पशन के बेसिस पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें अजम्पशन जो है वो बोलता है मेरा कि तुम जो कंजम्पशन कर रहे हो वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। तुम कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक यूनिट खाया कल दूसरा यूनिट खाया, क्योंकि तुम एक चीज सोच के देखो, ऐसे तुम्हें ये नहीं लगता कि जो चाय लवर्स होते हैं टिपिकल, या कॉफी लवर्स होते हैं, या हम हमेशा होता है कि किसी एक चीज को तो बहुत ही लव करते होते हैं, हमारा लव फॉर दैट थिंग वो कभी खत्म क्यों नहीं होता, वो डीएमयू कभी लगता क्यों नहीं है? क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं करते कि एक बार में बैठ के 20 कप चाय के पी लेंगे, ऐसा नहीं करते। हम रोज सुबह उठ के 1 कप चाय पीते हैं, विच इज वाई वो लॉ ऑफ डीएमयू लगता ही नहीं है। जो भी चाय लवर है ना, टिपिकल चाय लवर, तुम एक बार उसको ना उसके सामने 20 कप चाय के रख देना और उसको बोलना चाय पी, तुझे बहुत पसंद है ना चाय, आज सारी दिन बैठ के तो चाय ही पी, आज तुझे और कुछ मिलेगा ही नहीं। तब तुम देखना अगले दिन वो बंदा जो है वो बोलेगा भाई आज के बाद तौबा तौबा, मैं कभी चाय नहीं पीऊंगा जिंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कंटिन्यूअस अगर कंजम्पशन करोगे कि एक बार में 10-20 यूनिट, ठीक है, या 5-7 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, तभी लॉ ऑफ डीएमयू लगेगा। अगर ऐसा सोचो कि रोज सुबह 1 कप चाय पिया, अरे डीएमयू तो लगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअस कंजम्पशन करनी है। दूसरी चीज, तुम्हें सेम क्वांटिटी में कंजम्पशन करनी है, ऐसा नहीं कि पहले कम पिया फिर ज्यादा पिया और समथिंग लाइक दिस। सेम क्वालिटी की चीज की कंजम्पशन करनी है, बिकॉज ऑब्वियस बात है अगर पहले बुरी क्वालिटी की चीज कंज्यूम करी बाद में अच्छी करी तो ऑब्वियसली बाद में यूटिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो सेम क्वांटिटी की चीज कंज्यूम करनी है, सेम क्वालिटी की चीज कंज्यूम करनी है। अगली चीज आती है रीजनेबल क्वांटिटी, तुम्हें एक बार में कंज्यूम करनी है। रीजनेबल क्वांटिटी, रीजनेबल मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको तुम मेजर भी कर सको, ठीक है। तभी तो तुम बोलोगे ये यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया। मतलब अगर तुम्हें चाय की बेसिस पे डीएमयू चेक करना है तो 1 कप चाय पियो, फिर दूसरा कप चाय पियो, फिर तुम्हारे डीएमयू गिरेगा। ऐसा नहीं करना 1 सिप चाय पी फिर दूसरी सिप चाय पी, डीएमयू तो लगा नहीं, ऐसा नहीं। एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि मेजरेबल क्वांटिटी भी होनी चाहिए, जिसको मेजर कर सके और बोल सके ये यूनिट 1 हुआ, यूनिट 2 हुआ, तो यूनिट 1 से 2 पे आने में डीएमयू लगा। तो रीजनेबल क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए। अगली चीज देखो मेरे पास आती है रेशनल कंज्यूमर। अगली चीज क्या आती है? रेशनल कंज्यूमर है कि जो मेरा कंज्यूमर है उसको अकल है, ठीक है, उसको सब पता है, वो ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहा है, रैशनल कंज्यूमर है। एंड इसी के साथ एक और मेरे पास पॉइंट आता है परफेक्ट नॉलेज की। जो मेरा कंज्यूमर है उसको पूरी की पूरी परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बिना नॉलेज के उसने कुछ भी खरीद लिया, ठीक है। अगला पॉइंट मेरे पास इसमें आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज की। जितनी भी मेरी यूटिलिटीज है हर एक यूनिट की वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हर यूनिट की अलग से यूटिलिटी काउंट करती हूँ, यूनिट 1 की इतना, यूनिट 2 का, 3 का, 4 का। तो इसमें जितने भी यूनिट्स हैं या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उन सबकी यूटिलिटी जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज हमारे पास रहने वाली है, ठीक है जी। अगली चीज मेरे पास आती है, अगली चीज मेरे पास फिफ्थ के बाद 6 पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आता है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी फिक्स्ड है। अजम्पशन ले रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है, जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड हो, पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि फिक्स्ड कंज्यूमर नहीं, फिक्स्ड क्या होगी? कंज्यूमर की इनकम, ठीक है। कंज्यूमर थोड़ी फिक्स हो सकता है, फिक्स्ड क्या होगी हमारे पास? कंज्यूमर की इनकम एंड जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका प्राइस। ये दोनों चीजें भी मेरी क्या रहने वाली है? फिक्स रहने वाली है, ठीक है। 7th assumption जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट assumption है, वो है कि मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि हम जो यूटिलिटी है इसको मनी की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। देखो अगर मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तभी तो निकाल पाएंगे कि कंज्यूमर कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। बिना पैसे के थोड़ी वो सेटिस्फाई हो सकता है, बिना पैसे के थोड़ी तुम एप्पल मैंगो कुछ भी खरीद सकते हो। एंड मॉनेटरी मेजरमेंट के बाद अनदर इंपॉर्टेंट assumption इज कि हमारी जो मनी की यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है इज कांस्टेंट,
ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहली चीज हम अपनी यूटिलिटी को नंबर्स के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, इसी के बेसिस पे सब कुछ हमने ये लॉ और सब कुछ बनाया है। अब जो मैं कंजम्पशन कर रही हूँ कंटिन्यूस होना चाहिए, सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी एंड रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन होना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर रेशनल भी है और उसको पूरी नॉलेज भी है। ठीक है, यूटिलिटी सारी इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। कंज्यूमर की इनकम भी फिक्स है और प्रोडक्ट का प्राइस भी फिक्स है। अब मैं अपनी यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में मेजर भी कर सकती हूँ, और मनी की जो यूटिलिटी है, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें अभी तक ना मैंने तुम्हें ये बता दिया, अभी तक ना मैंने तुम्हें ये बता दिया कि जो एक कंज्यूमर है ना, जो एक कंज्यूमर है ना, वो एक लेगा, दूसरा लेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने यूनिट लेगा, कितने यूनिट पे आके उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन तुम ये देखो, मान लो एक जो कंज्यूमर है 6th यूनिट पे आके जीरो उसकी होती है मार्जिनल यूटिलिटी। एक कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 6th यूनिट पे आके जीरो होती है, तो यानी कि वो यहां तक तो खरीद सकता है, क्योंकि अभी तक तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हुई नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक लिमिट भी तो होती है भाई, कंज्यूमर की जो इनकम है, जितना कंज्यूमर खर्चा करना चाहता है उसकी लिमिट भी तो होती है। मान लो जो कंज्यूमर है वो सिर्फ 3 ही यूनिट खरीद सकता है, गिवन उसका इनकम लेवल इतना ही है, इसके पास पैसा ही नहीं है आगे का कुछ खरीदने का, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे? कि कंज्यूमर तो यहां तक पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी के साथ है? तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें कंज्यूमर की इनकम लेवल भी चेक करनी पड़ेगी कि कंज्यूमर के पास पैसा कितना है। समझ रहे हो कि कंज्यूमर के पास पैसा कितना है, और उसके बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि कंज्यूमर कितने यूनिट खरीदेगा। अब तुम कैसे ये चीज डिसाइड करोगे? देखो मैं कह रही हूँ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, या सिंपल भाषा में बोला जाए यूटिलिटी का मतलब क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी मान लो या यूटिलिटी मान लो, मैं ऑलमोस्ट सेम ही चीज बोल रही हूँ तुम्हें। कोई भी चीज है तुम्हारे पास, लेट्स से तुम्हें एक एप्पल खरीदना है, ठीक है, तुम्हें एक एप्पल खरीदना है। ये जो एप्पल है ये तुम तभी खरीदोगे, तभी खरीदोगे जब ये तुम्हें कुछ यूटिलिटी देगा। ऑब्वियसली बात है, अगर ये तुम्हें कुछ सेटिस्फैक्शन देगा, कुछ खुशी देगा, तभी तुम इसको खरीदोगे। अगर तुम्हें एक एप्पल से खुशी मिलती ही नहीं है, यूटिलिटी मिलती ही नहीं है, तो तुम इसको नहीं खरीदोगे। ऑब्वियसली बात समझ आ गई। लेकिन खुशियां फ्री में तो नहीं मिलती, खुशियां फ्री में तो नहीं मिलती। मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, मनी कैन बाय यू समथिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसे से कुछ खरीद नहीं सकते, खुशियां खरीद सकते हो भाई। तो पैसे से ही तुम इस एप्पल को खरीदोगे, बिना पैसे के तो एप्पल तुम खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, तो दूसरी साइड पे तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा यहाँ पे पैसा है। ठीक है, अब ऐसी बात है कि जो एप्पल है, एप्पल तुम्हें कुछ खुशी दे रहा है। ठीक है, एप्पल अगर खरीदना है तो पैसा देना पड़ेगा। क्या इसका ये मतलब है पैसा तुम्हें कोई खुशी नहीं देता? पैसा भी तो खुशी देता है। तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम्हारी जेब भारी है, जेब में बहुत सारा पैसा है, तो कितनी खुशी होती है कि अरे आज तो इतना पैसा है मेरी जेब में, है ना। जेब खाली है, फटी जेब है, तो फिर ऐसे होता है यार मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। तो टेक्निकली जितने भी पैसे हैं हमारे पास, ठीक है, ईच एंड एवरी रुपीज हमें कुछ खुशी तो देता होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तुम्हारे पास कोई भी चीज है, तुम्हारा फोन है, लैपटॉप है, घर है, गाड़ी है, कपड़े हैं, शूज है, वॉट एवर यू हैव, हर चीज तुम्हें कुछ ना कुछ जिंदगी में खुशी दे रही है, हर चीज कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन दे रही है, यूटिलिटी दे रही है। एंड ऐसे ही तुम्हारे पास अगर पैसा है, चाहे तुम्हारी जेब में है, तुम्हारे बैंक में, वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ खुशी दे रहा है। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, या तो तुम जेब में पैसा पड़ा रहने दो और भूखे मर लो, ठीक है, या तो ये, या फिर इस पैसे को जेब से निकालो, दुकानदार को दो और खाना खरीद लो। तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, या तो खाना खरीद लो या फिर सिर्फ पैसे से खुश होते रहो। ठीक है, क्योंकि पैसा भी खुशी दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ खुशी नहीं देगा, ये खुशी के साथ साथ तुम्हारी भूख भी मिटाएगा। अब तुम क्या पैसा देके एप्पल खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, ये डिबेट है। ठीक है, तुम एप्पल कब खरीदोगे? तुम एप्पल तब खरीदोगे जब एप्पल से मिलने वाली खुशी ज्यादा है, एप्पल से मिलने वाली खुशी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट रुपीज। और ये खुशी कब ज्यादा होगी? जब तुम भूखे हो, जब तुम्हारे पास खाना नहीं है जेब खाने को, ठीक है, जब तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देखो वैसे हम पैसे को वेस्ट नहीं करते, वैसे हम ऐसे नहीं करते कि पैसा उड़ाते हैं, ठीक है, बट यूजुअली जब भाई ऐसा होता है कि रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए, फिर हम पैसा नहीं सोचते। जब अपने परिवार के ऊपर बात आती है, हम पैसा नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि भाई मुझे तो ये चीज चाहिए, तो कितना भी पैसा ले ले पर मुझे ये चीज दे दे। तो जब उस चीज की यूटिलिटी तुम्हारे लिए ज्यादा है उस पैसे की यूटिलिटी से, तब तुम उस चीज को खरीदोगे। जब जब उस चीज की जो यूटिलिटी है, जब उस चीज की जो यूटिलिटी है वो बराबर हो जाएगी किसकी यूटिलिटी के? पैसे की यूटिलिटी के, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? तब मैं उसको बोल दूंगी पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब ये चीज तुम्हें खुशी दे ही नहीं रही, जितनी खुशी ये दे रही है उतनी खुशी ये दे रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसे पॉइंट पे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट पे तुम्हें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जितना पैसे से मिल रही है, जितना इस प्रोडक्ट से मिल रही है। ठीक है जी, तो तुम्हारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और जब इस चीज की जो यूटिलिटी है,
जब इस चीज की जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू पैसे की यूटिलिटी से, वहां पे यू विल नॉट परचेज, यू विल कंज्यूमर विल नॉट परचेज एनीथिंग, वहां पे कंज्यूमर कुछ नहीं खरीदेगा। समझ रहे हो चीज? तो अगर एप्पल की यूटिलिटी ज्यादा है पैसे से तो कंज्यूमर एप्पल खरीदेगा, जब बराबर हो जाएगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जब पैसे की यूटिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। ठीक है, अब देखो ये जो एप्पल की यूटिलिटी है इस पे तो लॉ ऑफ डीएमयू लगता है, इस पे तो लॉ ऑफ डीएमयू लगता है। ठीक है, टेक्निकली पैसे के ऊपर भी लॉ ऑफ डीएमयू लगता है, पैसे की भी मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए डिमिनिश होती है, लेकिन लेकिन अगर इसका भी डिमिनिश हो रहा है, इसका भी डिमिनिश हो रहा है, फिर मैं दोनों को कंपेयर कैसे करूंगी? मैं कंपैरिजन तो कर रही हूँ ना। तो इसीलिए इसीलिए ताकि मैं आसानी से कंपैरिजन कर सकूं, मैं क्या करती हूँ, इसकी यूटिलिटी को कांस्टेंट रख देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि 1 रुपए से, 1 रुपए से जो भी मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसको मैं कांस्टेंट रख देती हूँ, और वो हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन दे देगा, क्वेश्चन तुम्हें वो हमेशा गिवन दे देगा। यूजुअली कितनी होती है? 1 यूटिल्स। यूजुअली कितनी दे रखी होती है? ये 1 यूटिल्स। तो मैंने क्या बोला, इसकी तो हमेशा डिमिनिश होती रहेगी, ये तो तुम्हें दे रखा होगा कि भाई एप्पल की या जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमिनिश होती रहेगी। अगर इसकी भी डिमिनिश होने लग जाए तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी डिमिनिश हो रही है, इसकी कांस्टेंट रख दी गई है ताकि कंपैरिजन किया जा सके। ठीक है ना, अब डिमिनिश हो होके जब इसके बराबर पहुंच जाएगी तो इक्विलिब्रियम, डिमिनिश हो होके जब इससे भी नीचे चली जाएगी तो फिर कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। समझ आ रही है चीज? ठीक है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपए की कितनी है वो हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, और इसको गिवन होता है ये क्वेश्चन में, और ये यूजुअली यूजुअली नॉट ऑलवेज, यूजुअली कितना होता है? 1 यूटिल्स होता है। ठीक है, इसी की बेसिस पे मैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकाल सकती हूँ। क्या कैसे निकाल सकती हूँ? देखो, इसी के बेसिस पे मैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकाल सकती हूँ। देखो मैं बोलती हूँ ये मेरे पास है, इधर ही है मेरे पास है यूनिट्स। ठीक है, कितने यूनिट्स मैं खरीद रही हूँ ये मेरे पास है, 1 यूनिट खरीदा, 2 खरीदे, 3 खरीदे, 4, 5, 6, 7, 8 यूनिट खरीद रही हूँ मैं। किस चीज के खरीद रही हूँ? एक्स के। एक्स मेरी कमोडिटी है, मतलब एप्पल या बनाना या जो भी चीज है मैंने उसको एक्स रख दिया, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? वो तो डिमिनिश होगी, वो तो कांस्टेंट नहीं होगी, तो इसको मैं डिमिनिश कर देती हूँ। लेट्स से इसको मैं कर देती हूँ 20, और फिर मैं इसको कर देती हूँ 16। ठीक है, फिर मैंने कर दिया 12, फिर मैंने कर दिया 8। ठीक है, 4, 0, -4 एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब देखो मुझे मुझे जो भी चीज खरीदनी है, अगर मैं इसका पहला यूनिट खरीदूंगी तो मुझे 20 यूटिल्स की खुशी मिलेगी, दूसरा खरीदूंगी तो 16 की खुशी मिलेगी, तीसरा खरीदूंगी तो 12 की खुशी मिलेगी। ठीक है, लेकिन खरीदने के लिए तो पैसा देना पड़ेगा, पैसे की भी मार्जिनल यूटिलिटी कुछ ना कुछ तो होगी, पैसे से भी कुछ ना कुछ तो खुशी मिल रही होगी। जो खुशी पैसे से मिलती है मैं उसको क्या बोलती हूँ? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो ऐसे लिखी जाती है MUM की फॉर्म में, इसको मैं लिखती हूँ। ठीक है, जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है ये कितनी होती है? कांस्टेंट होती है, क्वेश्चन में तुम्हें यूजुअली गिवन होती है। ठीक है, लेट्स से तुम्हें यहाँ पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है तुम्हारा फॉर एग्जांपल 8 है, 8 यूटिल्स है। ठीक है, तो और जो तुम्हारा प्राइस है इसका, जो भी प्रोडक्ट है इस प्राइस का, जो तुम्हारा इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 1 रुपए है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसका जो प्राइस है 1 रुपए है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब देखो क्या हो, हाँ सॉरी, जो मैंने तुम्हें ऊपर बोला कि MUM है, ये यूजुअली 1 यूटिल्स दिया होता है, ये तो कुछ भी दिया हो सकता है, सॉरी ये नहीं 1 यूटिल्स, यूजुअली जो तुम्हें प्राइस होता है वो यूजुअली 1 रुपए दिया होता है, MUM तो तुम्हें कुछ भी दिया हो सकता है, प्राइस जो है वो यूजुअली 1 रुपए दिया होता है, और ये सारा कुछ तुम्हें गिवन होता है। वेरी वेरी हाई चांसेस जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा उसमें यूनिट्स दे रखे होंगे, ये दे रखा होगा MU ऑफ एक्स प्रोडक्ट, उसका प्राइस दे रखा होगा जो वेरी हाई चांसेस 1 रुपए होते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दे रखा होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कुछ भी दे सकता है पर वो गिवन होगा। ठीक है, अगर वो गिवन नहीं है इसका मतलब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, या तो ये गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है मतलब हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, अब देखो, अब अगर मैं फर्स्ट यूनिट खरीदूं, अगर मैं फर्स्ट यूनिट खरीदूं, ठीक है, लेट्स से ये मेरा एप्पल है, मैंने पहला यूनिट खरीदा अगर, तो मेरे पास 20 की यूटिलिटी मेरे पास से प्लस हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट यूनिट खरीदने के लिए मुझे 1 रुपए की पेमेंट भी करनी पड़ेगी, मुझे 1 रुपए की पेमेंट भी करनी पड़ेगी क्योंकि उसका प्राइस है 1 रुपए का। जब मैं 1 रुपए की पेमेंट करूंगी तो मेरे पास से 8 की यूटिलिटी माइनस हो जाएगी। तो क्या ये मेरे लिए फायदे का सौदा है? क्या मेरे लिए फायदे का सौदा है? -8 हुआ +20 हुआ, तो ऑब्वियसली मेरे लिए फायदे का सौदा है, तो इसको मैं खरीदना चाहूंगी। दूसरा यूनिट देखो, यहाँ से मेरे को +16 होगा, दूसरा खरीदने पे एक बार फिर से -8 होगा, अभी भी फायदे का सौदा है। तीसरा देखो, इधर से मेरे पास +12 होगा, पैसा दूंगी 1 रुपए फिर से तीसरे के लिए, तो फिर से -8 होगा, अभी भी फायदे का सौदा है। लेकिन अगर अगला खरीदूंगी तो मेरे पास +8 -8 होगा, तो यहाँ पे मेरा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि अब भी ये मेरे लिए फायदे का सौदा नहीं रहा, अब ये मेरे लिए फायदे का सौदा रहा ही नहीं है। अब तो मुझे क्या करना है, जितना मिल रहा है उतना ही मैं दे रही हूँ, तो मुझे चाहिए ही नहीं। और अगर इसके आगे जाऊंगी, तो मेरे पास क्या होगा? +4 -8 होगा, यूटिलिटी है, ये सारी जो प्लस माइनस में कर रही हूँ ये सारी चीजें क्या है? यूटिलिटी है।
कि एक एप्पल खरीदूंगी 20 की यूटिलिटी मिलेगी, 1 रुपया देना पड़ेगा, 1 रुपए से 8 की यूटिलिटी, 8 यूटिल्स की यूटिलिटी माइनस होगी। तो तुम देख सकते हो कि शुरू में मैं खरीदना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम हो गया जहां पे दोनों बराबर हो गए और फिर मेरा माइनस में चला गया, तो यहाँ पे मैं खरीदूंगी नहीं, ठीक है। तो टिल दिस पॉइंट आई विल परचेज, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड दिस आई विल नॉट परचेज, ठीक है जी। इसको निकालने का मैंने फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या लगाया, एक साइड पे तो मेरा MUX, एक साइड पे तो है मेरा MUX यानी कि 20, इसको मुझे बराबर किसके करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा वहां पे मेरा MUX जो है वो किसके बराबर होगा, MUM इंटू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, MUM इंटू प्राइस ऑफ एक्स। क्योंकि देखो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्राइस 2 रुपए लिख देती, अगर मैं प्राइस यहाँ पे लिख देती 2 रुपए, ठीक है, 2 रुपए, तो पहला यूनिट खरीदने के लिए मुझे 20 की यूटिलिटी मिलती, पर मुझे 2 रुपए देने पड़ते, 2 रुपए देने पड़ते, यानी कि पर रुपी तो 8 यूटिल्स दे रही हूँ, 2 रुपए दे रही हूँ, तो मतलब 8 इंटू 2 -16 होता मेरा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी -16 होता। तो उस पॉइंट पे मैं सिर्फ एक ही यूनिट खरीदती और दूसरे पे इक्विलिब्रियम हो जाता, समझ रहे हो। अभी तो मेरा प्राइस 1 रुपए था और 1 रुपए की यूटिलिटी 8 यूटिल्स है, तो मैंने एज इट इज -8 किया। अगर मेरा प्राइस होता 2 रुपए, अगर प्राइस होता 2 रुपए, तो पहला यूनिट खरीदने के लिए 2 रुपए देने पड़ते, 2 रुपए देने पड़ते, तो 8 इंटू 2 -16 होती मेरी यूटिलिटी और +20 होती, तो पहला तो खरीदती पर दूसरे पे इक्विलिब्रियम मिल जाता। समझ आई ये चीज। तो अभी तो मेरे पास खैर चलो मेरा प्राइस 1 रुपी है, तो 1 रुपए के अकॉर्डिंग हम अभी तो कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन। तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है कैलकुलेशन, MUX इज इक्वल टू MUM इंटू PX अगर मैं करूंगी तो यहाँ पे मेरा कितना आना चाहिए, MUM 8 है इंटू 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 20 ग्रेटर है तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जहां पर ये 8 इक्वल टू 8 इंटू 1 होगा वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला, ये सारी जो चीज है, ये जो सारी कैलकुलेशन है, ये मेरा क्या है, वन कॉमोडिटी केस है, क्योंकि एक ही चीज खरीदना चाहती हूं मैं। ये मेरा क्या है, वन कॉमोडिटी केस है। एंड वन कॉमोडिटी केस से मैंने क्या सीखा, वन कॉमोडिटी केस में मैंने क्या सीखा कि मुझे क्या क्या गिवन होगा, मुझे क्या क्या गिवन होगा, MUX गिवन होगा, ठीक है, मुझे MUM गिवन होगा, ठीक है, मुझे प्राइस गिवन होगा जो कि यूजुअली 1 रुपए का दिया होता है, ठीक है। इन सभी चीजों को लगा करके मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना होगा। मुझे फाइंड क्या करना होगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। और मैं फॉर्मूला क्या लगाने वाली हूं, मैं फॉर्मूला लगाने वाली हूं MUM इज इक्वल्स टू PX, सॉरी MUX, इधर M नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, MUX इज इक्वल्स टू PX इंटू MUM। जहां पर ये फॉर्मूला मेरा ट्रू हो जाएगा, एट दिस पॉइंट मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अगर मेरा MUX ग्रेटर देन PX इंटू MUM होगा तो मैं खरीदूंगी। अगर MUX छोटा हो जाएगा और इधर वाली साइड बड़ी हो जाएगी तो कंज्यूमर विल नॉट बाय, कंज्यूमर विल नॉट बाय। ये सारी चीजें मुझे यहां से समझ आती हैं। एंड फॉर्मूला मेरा क्या निकल के आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस का, ये वाला। इसी फॉर्मूला की बेटा तुम्हें तुम्हारी बुक में 2 से 3 अलग अलग टाइप्स दिख जाएंगी। क्या क्या टाइप्स दिख सकती है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। कुछ नहीं किया मैंने, PX को इधर वाली साइड ले आई मैं। या फिर इसकी एक और टाइप तुम्हें क्या देखने को मिल सकती है, MUX अपॉन MUM इज इक्वल्स टू PX। या फिर इसकी एक ये भी टाइप आपको देखने को मिल सकती है। टेक्निकली सेम ही फॉर्मूला है, या तो मैं इसको इधर लाके लिख रही हूँ और MUM के बराबर रख रही हूँ, या MUM को इधर लाके रख रही हूँ और PX के बराबर रख रही हूँ, ठीक है जी। तो दोनों में से कोई भी टाइप तुम्हें तुम्हारी बुक में देखने को मिल सकती है, तुम्हें घबराना नहीं है। टेक्निकली 1, 2 और 3 तीनों सेम ही फॉर्मूलाज है। और किस चीज के फॉर्मूलाज है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर वन कमोडिटी केस के तीनों ही फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब मैं इस वाले फॉर्मूला को उठा रही हूँ और इस फॉर्मूला के बेसिस पे मैं तुम्हें 2 कमोडिटी केस करवा रही हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम 2 कमोडिटी केस कर रहे हैं। अभी तक मैंने क्या समझा कि अगर मेरे को एप्पल से ज्यादा खुशी मिलेगी तो खरीदूंगी, अगर एप्पल और पैसे की खुशी बराबर हो जाएगी तो नहीं खरीदूंगी, अगर पैसा ज्यादा सॉरी अगर एप्पल और पैसे की खुशी बराबर हो जाएगी तो मेरा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और अगर पैसा ज्यादा खुशी देगा एप्पल से तो मैं एप्पल नहीं खरीदूंगी, ठीक है जी। इसी के बेसिस पे हमने फॉर्मूला बना दिया। 2 कमोडिटी केस में मैं क्या बोलूंगी कि मेरे पास 2 अलग अलग कमोडिटीज हैं, मेरे पास 2 अलग अलग कमोडिटीज हैं, एक X है एक Y है। अगर मैं X के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने जाऊं, सिर्फ X के केस में, सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी X के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने जाऊं तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ जो मैंने अभी ऊपर तुम्हें लगा के दिखाया। अगर मुझे
अभी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, वन कॉमोडिटी केस पढ़ाया जिसमें मैं सिर्फ एक ही चीज खरीद रही थी, जो चीज मेरी क्या थी, एक्स। अगर मुझे सिर्फ एक्स खरीदना है, सिर्फ एक ही केस में मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना होता तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकती थी। ऐसे ही अगर मुझे सिर्फ वाई खरीदना होता तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकती थी सिर्फ वाई के लिए? अगर मैं सिर्फ y खरीदना चाहती तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकती थी। कैन यू सी इन दोनों फॉर्मूलाज में एक चीज कॉमन है? कैन यू सी दोनों में एक चीज कॉमन है? क्या चीज कॉमन है? MUM कॉमन है, दोनों ही चीजों में MUM कॉमन है। और MUM कांस्टेंट होता है और MUM गिवन होता है। MUM कांस्टेंट होता है, MUM गिवन होता है, तो यानी कि टेक्निकली ये भी MUM के बराबर है, ये भी MUM के बराबर है, और MUM तो कांस्टेंट है, सेम है। तो टेक्निकली मैं ये बोल सकती हूँ इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। मैं ये बोल सकती हूँ इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे कि MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। बस यही जो फॉर्मूला है ये मेरा किस चीज का फॉर्मूला बन जाता है? ये फॉर्मूला मेरा किस चीज का बन जाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द टू कमोडिटी केस। ये किस चीज का फॉर्मूला बन जाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, इस चीज का फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है जी। अब देखो इसका हमें जो है क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा, इसका जो क्वेश्चन दे रखा होगा, क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमें क्या क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली क्या क्या गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन होगा MUX, हमें गिवन होगा MUY। ठीक है, विच ऑटोमेटिकली टेल्स अस कि यहाँ पे हमें दो अलग अलग कॉमोडिटीज गिवन है। ठीक है, और ये टू कमोडिटी केस का क्वेश्चन है क्योंकि मुझे एक्स और वाई दो चीजें दे रखी हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे दे रखा होगा PX, इसके अलावा मुझे दे रखा होगा PY, इसके अलावा जो MUM है ये ऑप्शनल है, दे रखा है या नहीं दे रखा है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर MUM नहीं दे रखा तो मुझे डरने की बात नहीं है कि अरे क्यों नहीं दे रखा, कैसे निकालूंगा। और इवन इफ MUM दे रखा है तो भी मुझे डरने की जरूरत नहीं है कि अरे MUM तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा, इसका क्या करना था, मुझे को समझ नहीं आ रहा। तो MUM चाहे दिया है चाहे नहीं दिया है, वो मेरे फॉर्मूला में कहीं भी फिट नहीं बैठेगा, तो तुम्हें डरने की बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला बस इतना सा है। फॉर्मूला तुम्हें क्या लगाना है? दिस वन। ठीक है, गिवन क्या है? ये सारी चीजें। फॉर्मूला क्या है? ये। और तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, नाउ हमें आगे क्या करना है? अब हमें क्या क्या दिया होगा? फिर से यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 will be given MUX, we will be given MUY। हमें दे रखा होगा PX, वेरी वेरी हाई चांसेस कि PX और PY दोनों बराबर होंगे और दोनों 1 रुपए के बराबर होने वाले हैं। वेरी वेरी हाई चांसेस इस चीज के हमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब लेट्स से मेरा MUX मुझे दे रखा है 20 16 12 8 4 0। ठीक है, लेट्स डू इट टिल हेयर ओनली, यहां तक ही करते हैं इसको। ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड MUY हमें कैसे दे रखा होगा? MUY मुझे दे रखा होगा लेट्स से 16 12 8 4 0 -2 लाइक दिस। ठीक है, अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यहां तक आई थिंक तुम सबको सब कुछ समझ आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। वी आर गिवन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वी हैव टू put in this formula and we will find out consumer equilibrium। तो I can very very clearly do MUX upon PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कहाँ पे होगा ये दोनों चीजें बराबर। देखो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पैरेलली बराबर हो, कि वो ऐसे पैरेलली बराबर हो, वैसे जरूरी नहीं है। ऐसे तो तुम देखो पैरेलली कहीं भी बराबर नहीं, और यहीं पे बच्चे डर जाते हैं कि अरे ये तो कहीं भी बराबर नहीं हो रहा, अब क्या करें। जरूरी नहीं है कि वो पैरेलली बराबर हो, तुम किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो। लेट्स से हम देखते हैं एट अ पॉइंट, हम एक पॉइंट उठाते हैं, कौन सा? जिस पॉइंट पे कंज्यूमर क्या खरीद रहा है? 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई। जिस पॉइंट पे कंज्यूमर क्या खरीद रहा है? 2 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद रहा है, 1 यूनिट ऑफ वाई खरीद रहा है। अगर कंज्यूमर 2 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद रहा है, अगर कंज्यूमर 2 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद रहा है, तो कंज्यूमर को MUX कितना मिल रहा है? 16। व्हाट इज द प्राइस ही इज पेइंग? व्हाट इज द प्राइस ही इज पेइंग? 1। MUY कितना मिल रहा है? 1 यूनिट ऑफ वाई पे। MUY 1 यूनिट्स ऑफ वाई पे कितना मिल रहा है? 16। व्हाट इज द प्राइस ही इज पेइंग? 1, which means 16 is equals to 16, which means कि मेरा फॉर्मूला यहाँ पर जो है सही बैठ रहा है, विच मीन्स ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पॉइंट होना चाहिए। लुक्स राइट। ठीक है, बट ऐसे ही मैं एक और पॉइंट देखती हूँ, चलो ऐसे ही मैं एक पॉइंट और देखती हूँ। चलो ये पॉइंट कौन सा उठाती हूँ मैं? 3 यूनिट्स ऑफ एक्स, 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई। ठीक है, लुक एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या होगा? मुझे फिर से फॉर्मूला लगाना होगा, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। फिर से ये फॉर्मूला लगाना होगा। अब देखते हैं क्या बोलते हैं ये फॉर्मूला। ये बोलता है 3 यूनिट्स ऑफ एक्स पे कितना है? 12 अपॉन प्राइस 1। 2 यूनिट्स ऑफ वाई पे कितना है? 2 यूनिट्स ऑफ वाई पे कितना है? 12
अपॉन फिर से प्राइस 1 यानी कि फिर से 12/12, यानी कि मुझे 2 पॉइंट मिल गए कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के। पहला पॉइंट मुझे क्या मिला, पहला पॉइंट मुझे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का क्या मिला, जिस पॉइंट पे 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मिला, जिस पॉइंट पे 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई दिया हुआ है। विच मींस कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कंज्यूमर ये खरीदेगा कि ये खरीदेगा, है ना, तो ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा। मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा कि मुझे क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी होगी, मुझे कंज्यूमर की इनकम दे रखी होगी क्वेश्चन में, मुझे क्वेश्चन में कंज्यूमर की इनकम दे रखी होगी। कंज्यूमर की इनकम कितनी होगी, लेट्स से कंज्यूमर की इनकम मुझे दे रखी है 7 रुपीज। लेट्स से मुझे कंज्यूमर की इनकम दे रखी है 7 रुपीज। अगर कंज्यूमर की इनकम है 7 रुपीज, अब तुम सबसे पहला पॉइंट क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप 1 तुम्हारा क्या होना चाहिए कि तुम कंज्यूमर की इनकम देखो, इनकम कितनी है 7 रुपीज। अगर वो x का 1 यूनिट खरीदेगा उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 1 रुपए। अगर वो y का 1 यूनिट खरीदेगा उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 1 रुपए। ठीक है, तो अगर वो x का 1 यूनिट खरीदेगा 1 रुपए देना पड़ेगा, y भी 1 यूनिट खरीदेगा तो भी 1 रुपए देना पड़ेगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा कंज्यूमर टोटल कितना सामान खरीद सकता है, x प्लस वाई का मिला के टोटल कितना सामान खरीद सकता है। एक बार वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट सोचो, हाउ मच इज द टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर कैन बाय, गिवन दैट उसके पास 7 रुपीज की इनकम है, x का 1 यूनिट खरीदेगा तो भी 1 रुपए लगेगा, y का 1 यूनिट खरीदेगा तो भी 1 रुपए लगेगा। तो वो टोटल x और y के मिला के मैक्सिमम कितने यूनिट खरीद सकता है, वो मैक्सिमम 7 यूनिट्स खरीद सकता है। समझ रहे हो, वो मैक्सिमम 7 यूनिट्स खरीद सकता है। कैसे, चाहे वो 5 यूनिट खरीदे वाई के, 5 यूनिट वाई के खरीदेगा तो 5 इंटू 1 5 रुपीज लगेंगे। 2 यूनिट खरीदे एक्स के तो 2 रुपए एक्स पे लगेंगे, हो गए 7 रुपए, खत्म हो गई जेब खाली। ठीक है, या फिर 3 + 4 भी हो सकता है, 3 उसके 4 उसके खरीदे, या फिर 6 + 1 हो सकता है, 7 + 0 हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, पर वो टोटल कितनी यूनिट खरीदेगा, 7 यूनिट्स खरीदेगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम 2 होती, सॉरी प्राइस जो है यहाँ पे, अगर प्राइस 2 होता, अगर प्राइस यहाँ पे 2 होता तो कंज्यूमर की इनकम में हमें कुछ ना कुछ और दे रखी होती, इवन नंबर दे रखा होता। ऑब्वियसली 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा, वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे मुझे जो प्राइस है, प्राइस क्या दे रखा होता है 2 रुपए, कंज्यूमर की इनकम दे रखी होती है 10 रुपए, विच मीन्स कंज्यूमर 10/2 सिर्फ 5 यूनिट खरीद सकता। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि तुम्हें कंज्यूमर की इनकम को देखना है, प्राइस को देखना है, कंज्यूमर की इनकम को इनके प्राइस से डिवाइड करना है और चेक करना है कि कंज्यूमर मैक्सिमम टोटल कितने यूनिट खरीद सकते हैं, 7 यूनिट खरीद सकते हैं। अब बेटा जी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, देखो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए 2 चीजें मुझे देखनी है। पहली चीज मेरा फॉर्मूला कहां सेटिस्फाई होता है, पहली चीज मेरा ये फॉर्मूला कहां सेटिस्फाई होता है, स्टेप 1। और दूसरी चीज मुझे ये देखनी है कि टोटल इनकम ऑफ कंज्यूमर कहां पे स्पेंड होती है, टोटल इनकम ऑफ कंज्यूमर इज स्पेंड, एक ऐसा पॉइंट जिसमें कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च हो जाती है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के अब मेरा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकलेगा। तो पहला पॉइंट जो था बेटा जी, पहला पॉइंट जो था बेटा जी कि 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई वाला जो मेरा पॉइंट था बेटा, इस पॉइंट पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब आप तुम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, सीयूईटी का पेपर है तो स्टेटमेंट तुम्हें लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, पर इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या है कि दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, नॉट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बिकॉज total income is not spent, total income of consumer is not spent। यहाँ पे कंज्यूमर की टोटल इनकम खर्च नहीं हुई है और इसी वजह से कंज्यूमर को यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें याद है वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने पहली चीज बोली थी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब निकलेगा जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है ना, अब यहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, टोटल यूटिलिटी उसकी मैक्सिमम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, 2 यूनिट एक्स के हैं, 1 यूनिट वाई का है। ठीक है, 2 यूनिट एक्स पे टोटल यूटिलिटी कितनी हुई 36, 1 यूनिट इसमें और प्लस कर दियो 16, तो 36 + 16 ये कितना हो गया 12, 3 4 52 हो गया। यहाँ पे मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी निकली 52। ठीक है, आगे देखना, आगे देखना तुम, आगे भी हम देखते हैं तो आगे कितनी निकलेगी टोटल यूटिलिटी। अब देखो दूसरा पॉइंट, अब मेरे पास आएगा दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, 3 यूनिट ऑफ एक्स 2 यूनिट ऑफ वाई। यहाँ पे भी कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च नहीं हुई, क्यों, क्योंकि सिर्फ 5 ही यूनिट वो खरीद पाया है। यहाँ पे भी कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च नहीं हुई, तो ये भी सेम एक्सप्लेनेशन देके आओगे, इनकम इज नॉट स्पेंट तो नॉट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर देखो मेरे पास तीसरा पॉइंट आएगा, फिर आएगा मेरे पास तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर क्या करेगा, तीसरे पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर क्या करेगा, तीसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे उसको फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, तीसरा ये वाला पॉइंट होगा।
ये वाला और ये वाला, कि मैं 4 यूनिट एक्स के खरीदूं, अगर मैं खरीदूं 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई, तो मेरा फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/1 इज इक्वल्स टू 8/1, तो 8 इज इक्वल्स टू 8, तो मेरा फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या इस पॉइंट पे टोटल इनकम खर्च हो रही है? यस, क्योंकि 4 + 3 टोटल 7 यूनिट उसने खरीदे हैं, और 7 यूनिट खरीदने के लिए उसने टोटल 7 रुपए पे करे होंगे, तो उसको टोटल इनकम खर्च हुई है। ठीक है, तो ये मेरा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ये मेरे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। और क्या मेरा यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है? क्या मेरा टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है? तो यस, वो भी होगा। तुम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लो, कितना हो रहा था? 36। 36 में हम और कितना प्लस कर देंगे? 20। ठीक है, और ये मेरा इधर से कितना बनता है? 8, 10, 16 और 36। ठीक है, तुम इसमें प्लस करके देख लो अपना कितना बन जाएगा। ये हो जाएगा 56। 56 में मैं 36 और प्लस कर दूं, 6 और 6 12, 5 और 4 92। ठीक है, ये मेरे पास कितना बनेगा? देखो यहाँ पे टीयू मेरा टोटल यूटिलिटी, जो यहाँ पे मेरा टोटल यूटिलिटी बनेगा वो बनेगा 90 का 92। ठीक है, यहाँ पे मेरा टीयू कितना बन रहा था? सिर्फ 52। तो जिस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, मेरा ये फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो जाएगा। उस पॉइंट पे कंज्यूमर ज्यादा यूनिट खरीद रहा होगा अपनी पूरी इनकम खर्च करके, और क्योंकि ऑब्वियसली मैं ज्यादा यूनिट खरीद रही हूं, तो इन पीछे वाले यूनिट से ज्यादा टोटल यूटिलिटी मुझे मिल रही होगी, तो मेरी टोटल यूटिलिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगी, और यही पॉइंट मेरा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा। एक और चीज याद रखना, मैं इसके आगे भी और पॉइंट्स देख सकती हूं, जैसे कि 5 यूनिट्स ऑफ एक्स वाला पॉइंट एंड 4 यूनिट्स ऑफ y का पॉइंट भी मैं इसके आगे देख सकती हूं। पर इस पॉइंट पे मेरा इक्विलिब्रियम कैसे नहीं आएगा? इस पॉइंट पे मेरा फॉर्मूला तो सेटिस्फाई हो जाएगा, 4 एंड 4, 4 और 4 बराबर तो हो जाएगा। इस पॉइंट पे मेरा फॉर्मूला तो सेटिस्फाई हो जाएगा, पर कंज्यूमर की इनकम जो है ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ये क्या है? आउट ऑफ बजट है। आउट ऑफ बजट है कंज्यूमर के, तो कंज्यूमर ये नहीं खरीद सकता क्योंकि आउट ऑफ बजट है। क्यों? क्योंकि 5 + 4 9 रुपीज चाहिए होगा, उसके पास सिर्फ 7 रुपीज है, तो ये कंज्यूमर खरीद ही नहीं सकता। तो ये आउट ऑफ बजट है, तो ये भी कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम सिर्फ यहाँ पे आएगा। तो क्या बोला मैंने अब तुम्हें ओवरऑल? सबसे पहले मैंने तुम्हें करवाया लॉ ऑफ डीएमयू, उसके बेसिस पे मैंने तुम्हें क्या बताया? इसके बेसिस पे इसकी डेफिनेशन, इसका टेबल, इसका डायग्राम और रिलेशन, कि एमयू पॉजिटिव है तो टीयू बढ़ेगा, एमयू नेगेटिव है तो टीयू गिरेगा, एमयू 0 है तो टीयू मैक्सिमम है। ठीक है जी, उसी के बेसिस पे मैंने तुम्हें क्या कराए? 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस में कैसे हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू के assumptions भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। 1 कमोडिटी केस में मेरा फॉर्मूला क्या लगता है? MUX/PX इज इक्वल्स टू MUM। जहां पर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये तीनों चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, तुम्हें डरने की बात नहीं है। और 2 कमोडिटी केस में मेरा फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा MUX/PX इज इक्वल्स टू MUY/PY। ठीक है, तो जहां पर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, प्लस कंज्यूमर की पूरी टोटल इनकम स्पेंड हो जाएगी, टोटल इनकम भी स्पेंड हो जाएगी, वहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हम निकाल पाएंगे। ठीक है जी, इसी के साथ मेरा पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पे चैप्टर खत्म। आई होप तुम्हें पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। मैंने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके तुम्हें एप्पल एंड रुपीज का एग्जांपल देके कंपैरिजन करके समझाया है। फिर भी कोई डाउट्स बचते हैं तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल एड्रेस इट देयर, या फिर तुम टेलीग्राम चैनल पे भी डाउट्स अपने पूछ सकते हो, हम वहां पे भी आपको आंसर देने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड हेल्प अस ग्रो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में MCQs के साथ।